मैं पहले इस बिंदु पर डिस्कस कर लेता हूं। एक बार स्वामी इंद्र जी की प्रतिक्रिया लेता हूं पहले, और उसके बाद मैं गिलावत साहब के पास आऊंगा। स्वामी इंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आज के दीपेंद्र हुड्डा के आज के जो सवाल थे, चाहे उन्होंने कहा कि राज्यों के पास अनाज की कमी है, एमएसपी और पीडीएस सिस्टम को लेकर भी उन्होंने सवालिया निशान उठाए, पैडी की फसल गेहूं को लेकर भी उन्होंने काफी बातें कही केंद्र के ऊपर। आप क्या कुछ मानते हैं? कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता द्वारा ये सवाल उठाया जाना वाजिब है कि सरकार किस प्रकार से देश में काम करती नजर आ रही है। सरकार की कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपने देखा होगा हाल ही में प्रधानमंत्री ने गेहूं की फसल आने से पहले एक बयान दिया था कि अगर WTO आदेश करे तो भारत पूरे दुनिया का पेट भरने में सक्षम है। यानी सरकार के पास बफर स्टॉक था, क्योंकि सरकार, कोई भी सरकार पूर्व में तैयारी करके ही चलती है, भले वो भाजपा की सरकार हो भले कांग्रेस सरकार हो। और ये अब तक ये चल रहा है कि सरकारें हमेशा 3 साल का 4 साल का अनाज अपने पास रखती हैं। तो भारत सरकार के पास पर्याप्त अनाज के भंडार थे। तो जब फसल आई, फसल आने के बाद सरकार के हाव भाव बदल गई। लगभग 30 से 40% जो फसल कम हुई हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसी से सरकार ने आकलन लगा लिया कि देश के अंदर अनाज की किल्लत होने वाली है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने जो बफर स्टॉक था, अपने चंद पूंजीपतियों को खुश करने के लिए उनको लस्टर लॉस में या खराब के नाम, दाने के नाम पर उन्हें आनंद फानन में बेच दिया। और उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कूटा इसके ऊपर, क्योंकि जो रोक लगी एक्सपोर्ट के ऊपर वो बाद में लगी है। तो और सरकार ने 8 राज्यों को अंदर अनाज के अंदर फेरबदल किया, पीडीएस के अनाज देने में फेरबदल किया। जो गरीब तबका, जिसके लिए प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर बोलते हैं कि देश के अंदर 80 करोड़ देशवासियों को अतिरिक्त पीडीएस का अनाज दिया जाएगा। 5 किलो अतिरिक्त अनाज वो कहां से देने की बात कर रहे थे, क्योंकि उन पर आंकड़ा था कि हमारे स्टॉक में इतना अनाज पड़ा हुआ है। पर किसान की फसल यानी कि सरकार ने खुद खराब की, क्योंकि किसान जो है आंदोलन कर रहा था। हाँ। बिल्कुल ही सरकार की तरफ से हुई है, सरकार की सोच समझी साजिश है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि जब मैं गिलावत जी से जवाब लेता हूं, फिर मैं अमित के पास आऊंगा। महीने आंदोलन का सरकार ने। भूपेंद्र जी जवाब दीजिए। नहीं, 2 मिनट बात सुन ली तो मैं कंप्लीट करता नहीं बात। मैं आ रहा हूं सर, ये मैं 10 सेकंड में बात कंप्लीट कर लेता हूं। बिंदु छूट जाते हैं ना, तो समय कम होता है और पॉइंट्स दर पॉइंट्स बात करते चले तो मिक्सअप नहीं होता सब, इसलिए मैं पॉइंट दर पॉइंट आ रहा हूं। आपकी भी बात का जवाब हो जाएगा और केवल जी की भी बात का जवाब हो जाएगा। पहले इस बिंदु पर जी गिलावत साहब। देखिए, जो पहले तो ढींगरा साहब ने बात कही और फिर किसान नेता ने जो बात कही, मैं उनकी किसी बात से भी सहमत नहीं हूँ। जहाँ तक किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई, पीछे जो किसान एजिटेशन चला था उसमें कांग्रेस ने किसानों को गुमराह करने का काम किया था और एमएसपी की बात हुई थी। अब की बार इस सीजन में जो भी फसलें बिकी हैं हरियाणा में, वो सारी एमएसपी से ऊपर के रेट पर बिकी हैं। कम से कम 1500 2-2 हजार के रेट हमने ज्यादा देने का सरकार ने इंतजाम किया। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब ये यूक्रेन और इसका रशिया का युद्ध हुआ तो 2 ही बड़े उत्पादन देश हैं जो उत्पादन करते हैं गेहूं का, रूस और भारत। तो वहां से जैसे पाबंदी हुई, जो हमारे से लोग अनाज खरीदते थे, चाहे हमारे पड़ोसी देश हों, जैसे बांग्लादेश है, नेपाल है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान है, इसके अलावा जो दूसरे देश हैं जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, काफी लोग हमारे से गेहूं खरीदते थे। उनको गेहूं की ज्यादा जरूरत हो गई थी क्योंकि रशिया से वो गेहूं रुक गया था। लेकिन जब हमको ये लगा कि कोई दिक्कत आ सकती है तो 13 मई को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी थी। और दूसरी बात ये है, इनको फोबिया हो गया है तो कोई बड़े उद्योगपतियों का। कोई बड़े उद्योगपति हम एक दिन में तो लाए नहीं, ये कांग्रेस के शासन में भी वही थे और वही लोग आज हैं। किसी किस्म की कोई हमारे यहाँ 100% पारदर्शिता से हमारी सरकार काम करती है। हम किसी को कोई अलग से कोई फायदा पहुंचाने का काम नहीं करते। नियमों के अनुसार सारा हमारी पार्टी में काम होता है। और मैं एक और भी बात कहना चाहता हूँ कि मैं जो किसानों पे इन्होंने पीछे जितने वो किए थे, अगर हमारे अच्छे से हमारा प्रबंधन ना होता तो जो 5 राज्यों में सरकार है, 4 राज्यों में हमारी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आई,
और जो लोग कंधे पर बंदूक चलाते थे उनकी सारे की जमानतें जब्त हुई हैं। उनका सवाल है हुड्डा साहब का भी, और यही सवाल ढींगरा जी का भी था, मैं उसे दोहरा देता हूं स्पेसिफिकली। उनका कहना है कि जब राज्यों के पास कमी थी तो आपने एक्सपोर्ट की सिचुएशन देश में क्यों आने दी, क्योंकि अभी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों ने अनाज की मांग की है और वो सारे राज्य आपके शासित हैं, भाजपा शासित राज्य हैं। ये सवाल है उनका। नहीं, देखिए, ये जो देश के व्यवस्था की चिंता है, ये हमारी सरकार अच्छी तरह से सारी चीजें जानती है। सब चीजों का इंतजाम हमारी सरकार ने किया हुआ है। वो अपनी पार्टी का संभालने का काम करें, वो ज्यादा इस चक्कर में ना पड़े। उनको तो 29 और 30 और 31 की गिनती तो आती नहीं। 30-29 लोगों को तो वो संभाल नहीं सकते। वो 10 राज्यों की बात करने लग गए। हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारी सरकार का जो मैनेजमेंट है, ये बहुत ईमानदार सरकार है। ये किसी के उसमें फायदा पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं। गहलोत साहब, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल तो पूछा जाएगा ना सर कि केंद्र भी तो राज्य से मांग करता है। मैं जवाब दे रहा हूँ। जितने भी राज्य हैं उन पर खाद्य की कोई कमी नहीं है, गेहूं की कोई कमी नहीं है। ये हो सकता है एक आध दिन आगे पीछे हो जाए, और जो जैसी जहाँ जरूरत पड़ेगी वो पूरी की पूरी सप्लाई देने का भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं करना चाहिए। और कांग्रेस को तो ये अपनी पार्टी बचाने का ये कर ले तो वही बहुत है। ठीक है, मैं अमित के पास आता हूं एक बार। अमित, क्या वाकई सरोकार किसानों से है या केवल एक राजनीतिक द्वेष जो होता है कि कोई ना कोई मुद्दा चाहिए राजनीति के विपक्षी ईंधन को भी जलाने के लिए, तो उस मुद्दे के तौर पर ही किसानों को इस्तेमाल किया जाता है, राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो? अमित केशव, इस कार्यक्रम में आपने 4 जो बातें मुख्य रूप से रखी हैं। मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा कि किसान देश में कल भी मुद्दा था, आज भी है और आगे भी मुद्दा रहने वाला है। चाहे किसान के बहाने सियासत की बात हो या कुछ और। अब आज जो मुद्दा उठाया गया है वो गेहूं के संकट का है, 3 राज्यों में जो डिमांड आई है उसका है, और एमएसपी का है, किसानों की आय दुगनी करने का है। ये सभी मुद्दे अलग अलग हैं, लेकिन इनका जो मूल है वो किसान ही है। और किसान को लेकर आज दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाए हैं। हालांकि कभी कांग्रेस के शासन में भी किसानों को आय दुगनी नहीं हुई उनकी, और एमएसपी की बढ़ोतरी की बात आती थी तो वहां भी चुप्पी साधी जाती थी केंद्र सरकार जब उनकी थी तब भी, और आज भी स्थिति वही है। हालांकि आय दुगनी करने की जहां तक बात है, वो केवल एमएसपी के भरोसे आय दुगनी हो जाएगी ऐसा नहीं है, क्योंकि एमएसपी के बाद भी किसानों ने इस बार जो गेहूं का स्टॉक किया और गेहूं नहीं बेची, एमएसपी के बजाय उन्हें ज्यादा गेहूं बाजार से ज्यादा दामों पर बिक रहा था, इसलिए उन्होंने स्टॉक किया। बाद में सरकार को अलग से शेड्यूल निकालना पड़ा और उसके बाद गेहूं खरीदी, ये हमारे सामने है। हालांकि वैश्विक संकट की बात करें तो अच्छा अमित, ये बात जो कही जा रही है कि एमएसपी से ज्यादा दाम ही किसानों को इस बार मिला है, क्या मंडियों की ग्राउंड जीरो की सिचुएशन ऐसी रही है इस बार? जी निश्चित रूप से केशव, पहले ऐसी स्थितियां बन गई थी। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध है उसकी वजह से वैश्विक संकट जो गेहूं का बढ़ा, उस पर नजर किसानों की भी थी। किसान आज जागरूक है और उनकी नजर थी, उन्होंने एमएसपी पर अपना गेहूं नहीं बेचा, स्टॉक किया। बाद में उसको बाजार में हालांकि ज्यादा रेट नहीं मिल रहे थे। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां काफी ज्यादा रेट मिलता है, लेकिन यहाँ हरियाणा की स्थिति थी, वहां ज्यादा दाम नहीं मिल रहे थे। 2020 का जो रेट था वो 2100 तक जा रहा था, कहीं कहीं 1000, जो 2125 रुपए का भी रेट मिल रहा था। लेकिन बाद में किसानों के लिए वापस से समर्थन मूल्य के लिए शेड्यूल जारी किया गया और उसमें भी किसानों ने वापस अपना स्टॉक मंडियों में लाकर बेचा। तो ऐसी स्थिति थी। एमएसपी के भरोसे आय दुगनी नहीं होगी। परंपरागत फसलें लगातार छोड़ने की बात की जाती है। गेहूं के उत्पादन का इस बार जो है वो कमी आई है। पहले 10.10 की मिलियन टन की जो उत्पादन की एक कोशिश थी, लेकिन जो 10.641 कुछ इसका आया निकलकर, तो ऐसे में कमी आई उत्पादन की, और उस पर से जो रूस और यूक्रेन का जो संकट आया वो एक फैक्टर रहा वहां से। ठीक है, उसके वजह से भी संकट बढ़ा। अगला सवाल लेकर के आता हूं, और मैं ढींगरा साहब से सवाल करूंगा क्योंकि भूपेंद्र जी ने उठाया, उसके बाद हम सबसे डिस्कस करेंगे। ढींगरा साहब, पहले सरकार द्वारा कहा गया था कि कुछ क्षेत्रों के अंदर धान की फसल जो है वो कम उगाई जाए। कारण उसका यह था क्योंकि पानी की वहां पर कमी हो रही थी और ग्राउंड वाटर जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा था, जमीनी जलस्तर में लगातार कमी आ रही थी। किसानों ने रोका,
इस प्रक्रिया को, और अब दोबारा से कहा जा रहा है कि उन क्षेत्रों के अंदर धान की फसल दोबारा से उगाई जाए। ग्राउंड वाटर टेबल वहां का रिचार्ज हुआ, सरकार का यह कहना है। अब इस मुद्दे पर दीपेंद्र हुड्डा साहब कहते हैं कि ये करके सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों की ईटिंग हैबिट चेंज करना चाहती है। आप जरा समझाएं इस बात को। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये ईटिंग हैबिट नहीं चेंज करना चाह रही, ये किसानों के साथ धोखा कर रही है ये सरकार। ये धोखा इस तरीके से हो रहा है। हुड्डा साहब ने कहा कि सरकार ये देखिए चेंज करना कभी उनको कुछ पकड़ा दिया जाता है, ये हुड्डा साहब ने कहा है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए ना। हुड्डा साहब ने कहा, मुझे मालूम है, मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, ये सरकार किसानों के साथ सीधा धोखा कर रही है। आप ये देखिए, जब हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था तब हम 10-10 मिलियन टन जो है एक्सपोर्ट कर रहे थे, और जब हमारा धान और पैडी कम रह गई तो उसके बाद हम कहते हैं कि अब धान उगाइए। ऐसा ये धोखा है देश के साथ, क्योंकि इन लोगों ने निर्यात करने में 80 करोड़ का राशन बांटने में 80 करोड़ लोगों को राशन कहां बांटा, ये तो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा, और अभी भी बांटेंगे, लेकिन वो राशन कहां गया, कौन सी जगह पे गया, अभी नया सिस्टम क्या लागू किया। मैं पहले इसका जवाब लेता हूं केवल जी, पहले मैं आपके इस सवाल का जवाब लेता हूं। गेहलोत साहब, एक सेकंड केवल जी, ये गंभीर सवाल है, वापस आपके पास आ जाऊंगा। ये गंभीर सवाल है केवल जी, गंभीर सवाल है, मैं वापस आपके पास आ जाऊंगा, मौका दूंगा मैं आपको। जो समय की कटौती कर रहा हूं मैं मौका दूंगा, लेकिन गेहलोत साहब से इस बात का मैं सवाल ले लूं। गेहलोत साहब, ढींगरा जी कह रहे हैं ये संकट जो है अनाज का, ये आपके द्वारा पैदा किया गया, तो आप दोबारा पैडी उगाने की जो बात कर रहे हैं वो वाकई केवल ग्राउंड वाटर टेबल का ही फैक्टर है, या वाकई देश में अनाज की कमी हो गई है? देखिए, जो भी उत्पादन होता है वो देश की जरूरत के हिसाब से उत्पादन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर गेहूं की ज्यादा जरूरत हो तो गेहूं का उत्पादन ज्यादा करना चाहिए, और पैडी का अगर ज्यादा है तो उसका ज्यादा करना चाहिए, दालों का ज्यादा है तो ज्यादा उत्पादन करना चाहिए। देश को किस चीज की जरूरत है, कोई चीज तो हम बाहर से मंगाते हैं, कोई चीज हमारे पास सरप्लस होती है, इसलिए जिस चीज की देश को ज्यादा जरूरत होती है, और देश का भी इसी में हित है और किसान का भी इसमें हित है कि उस चीज को अगर वो। लेकिन गेहलोत साहब, गेहूं का तो सबसे कम स्टॉक है अभी भारत के पास, 15 सालों का रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो बफर स्टॉक गेहूं का सबसे कम है। देखिए, मैं ये कहता हूँ, पहले ये लोग आरोप लगाते थे कि गेहूं वहां रखा था वहां खराब हो गया, वहां रखा था वहां खराब हो गया, और अब ये कहते हैं स्टॉक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं, स्टॉक कम हो सकता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से हमारे पास बहुत स्टॉक है, और किसी भी किस्म की गेहूं की हमारे देश में दिक्कत आने वाली नहीं है। हाँ। ये निसंकोच रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी बनावटी बात करते हैं। मतलब धान को उगाने और ना उगाने वाली बात जो है वो कृषि नीति का ही हिस्सा है, उसमें कमी जैसा कुछ नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? नहीं, कृषि नीति है। ढींगरा जी, जो कृषि, ये उनका जवाब था। अब पूरी कीजिए अपनी बात, फिर मैं स्वामींद्र जी के पास आ रहा हूं। देखिए, ये फिर गलत है। आप देखिए, ये फिर गलत बात करते हैं, क्योंकि आप मुख्यमंत्री खट्टर ने भी ये कहा था पिछले साल की डिबेटों में कि आप भुट्टे की मक्की की बिजाई करिए, पैडी की बिजाई मत करिए। इस बार भी बोला कि आप पैडी की बिजाई मत कीजिए, आप दूसरी और फसलों की बिजाई कीजिए, उसके हम भाव आपको अच्छे देंगे, उसका हम आपको डबल रेट देंगे। लोगों को मूंगी बीजिए। ये देखिए किस तरीके से इन्होंने उल्टा पुल्टा करते हैं। असल में कभी कहते हैं हमारे पास फसल है, कभी कहते हैं नहीं है। ये किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है। उनकी फसल जो है औने पौने दांव पे फंस जाती है। जिस समय वो भुट्टा बीज लेते हैं, जिस समय वो मूंगी बीज लेते हैं, जिस समय वो कोई और चीज बीज लेते हैं, तो उनको उनकी फसल का भाव नहीं मिलता। जिस समय वो पैडी बीजते हैं तो उनको रोक लगाई जाती है कि आप पैडी मत बीजिए, इसमें पानी बहुत खर्च हो जाएगा, आप ये मत करिए, आप वो मत करिए। ये खट्टर साहब ने प्रयोग किया पूरे 8 साल। इसी तरह से प्रधानमंत्री ने प्रयोग किया पूरे देश के साथ। ये जो प्रयोगशाला इन्होंने देश को बना रखा है, इसी से ही किसान परेशान हो रखा है, इसी से ही देश परेशान हो रखा है, और बीजेपी मदमस्त चाल में सारा कुछ खराब करती जा रही है। औद्योगिक घरानों को फायदा देने के लिए जो मर्जी ये कर सकते हैं। ठीक है, स्वामींद्र जी रखिए अपनी बात। बीजेपी के बोल रहे थे कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, वो निश्चित ही अपनी सरकार की सराहना करेंगे। पर मैं पूछना चाहता हूं कि उनसे कि जो सरकार ने
144 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य रखा था, उसमें वो कितना उन्होंने अर्जित किया? क्या आज सरकार के पास मात्र 190 लाख टन जो है गेहूं का स्टॉक है, जिसमें सरकार का लक्ष्य है कि 100 लाख मैट्रिक टन जो है सरकार एक्सपोर्ट करेगी? ऐसे में वो देश के अंदर लोगों को अनाज पहुंचाने का काम कैसे करने वाली है? सरकार ये पहले अपना श्वेत पत्र जारी करे कि सरकार ने जो 3 साल का स्टॉक जो देशवासियों को और पूरी दुनिया को बताया था, और ये कहा था प्रधानमंत्री ने कि पूरे विश्व का हम पेट भर सकते हैं अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें इशारा करे तो क्या WTO MSP पे खरीद के लिए सरकार के साथ राजी हो चुका है? क्या सरकार की MSP को लेकर WTO के साथ संधि हो चुकी है? नहीं, ये सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं। सरकार ना तो किसान को MSP देना चाहती है, क्योंकि सरकार इस देश के अंदर चंद पूंजीपति की सरकार है, कमेरे किसान की सरकार नहीं है। अगर किसान और कमेरी सरकार होती तो जब किसान गेहूं की फसल लगा रहा था तो सरकार, खास करके हरियाणा सरकार, किसान को खाद देने का काम करती। पर आपने सुना होगा हरियाणा प्रदेश के कृषि मंत्री ने कहा कि किसान आंदोलन में बैठे हुए हैं, इस वजह से रेल के रैक रुके हुए हैं। अगर किसान ने अगर रैक ना रुके होते, रेलवे ट्रैक पर ना बैठे होते, तो किसान को जो है खाद समय पहुंच जाती। यानी कि स्वारा का साथ ठीकरा, पानी का ठीकरा हो तो किसान सिर्फ फोड़ देते हैं, ये खाद का ठीकरा हो तो किसान सिर्फ फोड़ देते हैं। ये देश की जनता को और किसान को गुमराह करने की बात। ठीक है गहलावत जी। देखिए, मैं सवाल समझ नहीं पाया इसका। सवाल मैं स्वामी इंद्र जी से ही बोलता हूं, वो ब्रीफली समझा देंगे आपको। स्वामी इंद्र जी। नहीं, आवाज अच्छे से नहीं आ रही, आप बता दीजिए। ठीक है, मैं ये पूछना अगर 100 बातों की एक बात कहें तो वो कह रहे हैं कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है। आप सपना लेकर के चलते हैं कि 100 लाख मीट्रिक टन आप एक्सपोर्ट कर देंगे, लेकिन पूरा का पूरा स्टॉक ही आपके पास 190 लाख मीट्रिक टन है। तो जब अपनी ही कमी रह जाएगी, अपनी खपत पूरी नहीं होगी, एक्सपोर्ट कहां से चलेंगे? कृषि नीति पर सवाल है सीधे सीधे। देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, इस सरकार की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है वही करती है। दूसरी बात यह है कि कोई भी सिस्टम आप लागू करते हैं, कोई प्राकृतिक चीजें आ जाती हैं जिसकी वजह से वो खाद्यान्न में कमी आ जाती है, उत्पादन में कमी आ जाती है। जैसे गेहूं के उत्पादन में कमी आने की बात हुई, ज्यादा गर्मी होने की वजह से कुछ दाने कमजोर हो गए थे और उससे उत्पादन में कमी आ गई थी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हमारी सरकार किसान की दुगनी आमदनी करने के लिए, सारी पैदावार दुगनी करने के लिए तत्पर है। जो लोग ये सवाल उठाते हैं, मैं तो कांग्रेस की बात पे मुझे हंसी आ रही है कि 60 साल कांग्रेस का राज रहा, 10 साल तो भूपेंद्र हुड्डा के पिता श्री भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और सारे मुख्यमंत्रियों की जो कमेटी बनी थी और जो किसान की भलाई के लिए इसके ये अध्यक्ष थे, 10 साल में कौन इन्होंने MSP का भी इसको कानून बनाया? ना इन्होंने कोई फसलों के बारे में कुछ किया, सिवाय अपने परिवार का भला करने के लिए, अपने परिवार का विकास करने के लिए इनके पास कोई स्कीम नहीं थी। जब इनके मुंह से मलाई निकल गई, जब लोगों ने, किसानों ने इनको उठा के कुर्सी पर से नीचे उतार दिया, अब इनको सारी बात याद आने लगी है। ये सिर्फ कुछ नहीं, इनकी राजनीतिक जीवन जो जमीन जो खिसक रही है, ये सिर्फ उसको पाने के लिए कभी किसानों की बात करते हैं, कभी नौजवानों की बात करते हैं। इनके बहकावे में कोई नहीं आएगा। और हमारी सरकार वचनबद्ध है, किसानों की आमदनी भी दुगनी करेगी और पूरे देश के लिए खाद्यान्न की और किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इससे आप चिंता केशव जी से पूछ लीजिए, 2022 चल रहा है, आपने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था। अरे भैया, MSP से हमने अभी 2-3 हजार रेट ज्यादा दिलवाए हैं, सरसों के दिलवाए हैं, दूसरी चीजों के दिलवाए हैं। आप क्या बात कर रहे हो? पहले की सरकारों में MSP पे भी कोई नहीं खरीदारी करता था, आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे? आप तुलमादम की बात करिए। ये बताइए ईमानदारी साहब कि आप सरसों के ऊपर आपने कैपिंग लगा रखी, नहीं लगा रखी एक खरीद के ऊपर? मैं ये कहता हूँ, बताइए ना ईमानदारी साहब, क्या सरसों के ऊपर आपने कैपिंग लगा रखी, नहीं लगा रखी? क्या इस बार आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर सूरजमुखी का बीज किसानों को उपलब्ध कराया? ये बताइए ईमानदारी से आप, क्या आपने दादूपुर नलवी नहर को बहाल करने का काम किया? ये बताइए ईमानदारी के साथ आप। देखिए, आप झूठ पे झूठ क्यों परोस रहे देश के आगे? देखिए, जनता सब समझती है। देखो, बात सुनो, ऐसी लैंग्वेज ना मैं इस्तेमाल करता और मैं ये बर्दाश्त ही नहीं करता।
आप ऐसी बातें नहीं कहिए कि झूठ बोलते। मैं आपको कहने लगूं आप झूठ बोलते तो आपको कैसा लगेगा? ये बिल्कुल सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, ये ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं कहता यार झूठ बोलने की बात क्यों कर रहे हैं? आपसे सवाल पूछ रहा है। कौन किसान पूछ रहा है? सवाल किसान पूछेंगे तो किसान हमारे साथ है। मैं कहता हूँ किसान हमारे साथ है। किसानों ने अभी 5 राज्यों में चुनाव हुआ तो इनको मुंह की दिखा दिया, ठीक है, इनकी असलियत दिखा दी। ठीक है, मैं अमित के पास आ रहा हूँ। अमित, एक फाइनल कमेंट जल्दी से दीजिए, ये डिमांड सप्लाई चेन के ऊपर और पीडीएस के ऊपर सरकार के पास व्यवस्था क्या कुछ है? केशव, सबसे बड़ी बात यही है कि भारत जो है गेहूं उत्पादन के मामले में हमेशा से नंबर 1 तो रहा है, लेकिन जो अगर बात करें निर्यात के मामले में उसका स्थान हमेशा से ही 7वां, 8वां, 9वां तक रहा है, यानी काफी पीछे है, क्योंकि देश की आबादी ज्यादा है और अनाज उस हिसाब से हो नहीं पाते। अब आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर किसानों के लिए एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है जिसमें पक्ष और विपक्ष का सकारात्मक रुख हो। आरोप प्रत्यारोप से ना तो किसानों की आय दुगनी होगी और ना ही उत्पादन बढ़ेगा। और दूसरी तमाम जो दूसरी फसलों की, लगातार आपने धान की बात भी छेड़ी, तो धान का जो तरीका है उसके लिए पानी की ज्यादा जरूरत रहती है। हरियाणा के काफी जो इलाके हैं वो डार्क जोन में है। तमाम बातों को देखते हुए एक ठोस नीति बनाने की जरूरत है और उसमें विपक्ष का भी सकारात्मक रुख हो और सत्ता भी उनको सहयोग करे, तभी जो है वो सपने किसानों के भी साकार होंगे और इन जो सियासी मुद्दे से किसान बाहर निकलेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका अमित तिवारी, स्वामी इंद्र जी, केवल ढींगरा जी, भूपेंद्र सिंह अहलावत जी, इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।